नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज का मेरा लेक्चर या मेरा जो लेक्चर का विषय है वो है स्टडी ऑफ वाटर, जल का अध्ययन। और ये जो लेक्चर है या जो सब्जेक्ट है ये बीएससी होम साइंस पार्ट 2 की छात्राओं के लिए, साथ ही साथ बीए पार्ट 2 की छात्राओं के लिए, दोनों के लिए ये उपयोगी है। उनका एक पेपर है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का या टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री साइंस का, जिसमें इस विषय का अध्ययन जो है वो यूनिट 1 और यूनिट 4 के अंतर्गत करना है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे पानी क्या होता है, जल का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। जल आप सभी जानते हैं, जल या पानी जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी क्रिया जो है वो संपन्न नहीं हो सकती। जल हमारे जीवित रहने के लिए एक आवश्यक तत्वों में से एक है। साथ ही साथ घर में होने वाली विभिन्न क्रिया या कार्यकलाप जो होते हैं वो, जिससे आपको खाना बनाना है या आपको बर्तन धोना है या आपको कपड़े धोना है, इन सभी के लिए जल जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जल के बिना आर्द्र या गीली धुलाई की प्रक्रिया के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। रोजमर्रा के जीवन में हम जो कपड़े पहनते हैं उन्हें हम रोज वॉश करते हैं, रोज धोते हैं, और इसके लिए पानी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना धुलाई का कार्य जो है वो संपन्न नहीं होता। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक सामग्री में जल जो होता है, पानी जो है वो पहले स्थान पर होता है। साबुन के बिना भी यदि वस्त्र को पानी में भिगाकर हम सिर्फ रगड़ दें तो उसकी काफी कुछ गंदगी जो होती है वो निकल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में एक घोलक शक्ति जो है वो होती है। पानी वस्त्र के भीतर रेशों तक प्रवेश करता है और उसकी गंदगी धूल के कण को अपने आप में घोल लेता है या डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए वस्त्र की जो सतह की जो गंदगी होती है, धूल अगर आदि जो चिपकी होती है, वो बहुत आसानी से जल के ही द्वारा दूर की जा सकती है। यदि वस्त्र की गंदगी चिकनाई युक्त है, यदि उसमें किसी प्रकार की वसा या चिकनाई लगी है, तो हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर उसमें साबुन डालकर कपड़े को भिगाते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से रगड़ कर धोते हैं, जिससे ये चिकनाई युक्त गंदगी जो है वो दूर हो जाती है। जल अपनी इस घोलक शक्ति के कारण जिन तत्वों के संपर्क में आता है उन्हें वो अपने आप में घोल लेता है। धुलाई में जल का महत्व, जल का क्या महत्व है, धुलाई में हो या हमारे रोजमर्रा के जीवन में हो। धुलाई क्रिया में मृदु जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मृदु जल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल होता है, दूसरा कठोर जल होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर जो है उसका धुलाई क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो कि इस प्रकार है। पानी और वस्त्र के बीच में एक अवरोध होता है। जब पानी तंतुओं के भीतर प्रवेश करता है तो उस अवरोध को हटा देता है और फिर पानी के कणों की गति से वस्त्र में होने वाली जो अतैलीय धूल के कण होते हैं या गंदगी होती है उसे हटाने में सहायता मिलती है, और वस्त्र जल में डुबोने से आंशिक रूप से स्वच्छ भी हो जाते हैं। जल अति उत्तम विलायक है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अतः अधिकांशतः घुलनशील जो गंदगी होती है जो कि पानी में घुल जाती है, और कुछ हल्के जो दाग धब्बे भी होते हैं वो भी पानी में ही डुबाने से निकल जाते हैं, क्योंकि जब हम पानी में इसे कपड़े को, दाग धब्बे वाले या गंदे धूलयुक्त कपड़े को पानी में डुबाते हैं तो इससे क्या होता है, पानी उसके अंदर प्रवेश करता है और वो कपड़ा जो है फूल जाता है, और उसके फूलने से, जो तंतु के फूलने से जो धूल या गंदगी या दाग धब्बे उसमें चिपके हुए होते हैं वो निकलकर पानी में आ जाते हैं। तो इस तरह से जल जो है धुलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जल में पानी सोखने का, जल में क्या होता है, सोखने का भी एक गुण होता है। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी चीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये क्वालिटी जो होती है वो पानी में होती है। और इसी गुण के कारण धुलाई के समय वस्त्र के जो तंतु नरम होकर फूल जाते हैं और उसके फूलने से वस्त्र की सतह की मैल या गंदगी जो होती है बहुत शीघ्रता से अलग हो जाती है कपड़े से। धुलाई में जल के साथ साबुन या अन्य शोधक पदार्थ भी हम उपयोग में ला सकते हैं। साबुन व शोधक पदार्थ जल में बहुत आसानी से घुल जाते हैं और झाग उत्पन्न करते हैं।
मृदु जल है इसलिए झाग उत्पन्न होता है और धुलाई की क्रिया बहुत आसानी से संपन्न होती है। वहीं यदि कठोर जल होगा तो साबुन वहां पे झाग नहीं देता और धुलाई की क्रिया में बहुत ही मुश्किल या परेशानी आती है। तो झाग उत्पन्न करता है साबुन जो है वो पानी के साथ मिलकर, और इस झाग से वस्त्र की चिकनाई युक्त गंदगी जो होती है वो साफ हो जाती है। अब हम देखते हैं इस स्लाइड में धुलाई में कठोर जल का क्या प्रभाव होता है। यदि हमारे पास पानी जो आता है हमारे घर में वो कठोर जल है, कठोर जल में जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, जिसके कारण जल में कठोरता जो है वो देखी जाती है। तो कठोर जल का क्या प्रभाव होता है धुलाई में? तो कठोर जल के कारण साबुन का अपव्यय होता है, मतलब साबुन फालतू में बेफालतू में खर्च होता है, क्योंकि उसमें जब हम कठोर जल में साबुन को डालते हैं तो झाग जो है नहीं आता, बड़ी मुश्किल से झाग उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि साबुन में जो सोडियम स्टेरेट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ उनके लवणों से क्रिया करके उनके स्टेरेट बनाता है, और जल में इन लवणों की या इन सॉल्ट्स की उपस्थिति के कारण अधिक मात्रा में साबुन जो है वो धुलाई क्रिया में लगता है। कठोर जल के कारण ही धुलाई प्रक्रिया में अघुलनशील साबुन जो होता है, जो साबुन घुलता ही नहीं है पानी में, वो वस्त्र की सतह पर जमा हो जाते हैं और ये वस्त्र की सफेदी को नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बार कठोर जल के कारण ही हम, जबकि साबुन ठीक से उसमें घुलते नहीं है, वस्त्र की सतह पर जम जाते हैं, तो वस्त्र पर कई बार काले धब्बे के रूप में भी दिखाई देते हैं और इससे रेशम की चमक को या वस्त्र की चमक को भी काफी अधिक नुकसान होता है या उस पर प्रभाव देखा जाता है। कठोर जल की अशुद्धियां वस्त्र की सतह पर ही जम जाती हैं और वस्त्र के रूप व परिसज्जा को नुकसान पहुंचाती हैं। धुलाई प्रक्रिया में कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं साबुन से क्रिया करते हैं और उसका एक स्कम नामक पदार्थ तैयार करते हैं, जिसमें सफाई का गुण ही नहीं होता। ठीक है, जब कठोर जल होता है तो क्या होता है, कठोर जल क्यों होता है मैंने बताया अभी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। तो जब हम पानी में कठोर जल में साबुन को मिलाते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन से क्रिया करता है और एक स्कम नामक पदार्थ बनाता है। कई बार आप देखते होंगे जब आप कपड़े धोते हैं तो हल्का सा एक चिकनाई युक्त हल्का सा ऐसा पदार्थ जो है वो उसके ऊपर से, पानी के ऊपर से या कपड़े के ऊपर से निकलता है, ये स्कम होता है और इसमें क्या होता है, सफाई की शक्ति का गुण ही नहीं होता, इसलिए वस्त्र जो है वो अच्छी तरह से कठोर जल में साफ नहीं होते। कठोर जल के उपयोग से वस्त्र कड़े हो जाते हैं और इनका रंग भी खराब होता है। अब हम देखते हैं जल का संगठन। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 2:1 के अनुपात में होती है। जैसा कि हम जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन उसमें 2 होता है और ऑक्सीजन जो होता है तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जल को बनाते हैं। जल जो है साफ, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। जल की अवस्थाएं हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जल की ठोस अवस्था जो होती है वो बर्फ के रूप में होती है और जब ये बर्फ पिघलता है तो पानी का रूप लेता है, द्रव अवस्था में आ जाता है और जब हम पानी को गर्म करते हैं जो भाप निकलती है वो इसकी गैस अवस्था होती है। जल चक्र, जल चक्र क्या होता है? प्रकृति में जल चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी पर जो जल है वो क्या होता है, सूर्य की बहुत अधिक गर्मी में उसके ताप से भाप में बदल जाता है। भाप में बदलकर ये जल जो होता है गैस के फॉर्म में आ जाता है। अब तो गैस जब है ये ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर उठकर जब वो पृथ्वी से काफी ऊपर चली जाती है तब वहां जाकर जब वो ठंडी होती है तो फिर से पुनः वो जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। किसके रूप में आती है? बारिश के रूप में। ठीक है, तो नदी तालाब का जो जल होता है गर्मी के दिनों में ताप के प्रभाव से, गर्मी के प्रभाव से भाप बनकर ऊपर उठता है। ऊपर उठकर जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होकर फिर से वो बारिश के रूप में नीचे पृथ्वी पर आता है और यही जल चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। जल प्राप्ति के स्रोत, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत
या उसका मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा का पानी है, बारिश का पानी है। बारिश का पानी ही क्या होता है, नदियों में, तालाबों में, झरनों में, कुओं में एकत्र होता है और यही नदी, तालाब, झरने, कुएं जो है वो पानी का स्रोत होते हैं। बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जमीन पर पहुंचने में इस जल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अकार्बनिक अशुद्धियां जो होती हैं वो मिल जाती हैं, क्योंकि जल एक अच्छा घोलक होता है, ठीक है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए ये सारी अशुद्धियां जो होती है ऊपर से बारिश के पानी के रूप में जब वो नीचे आता है उस दौरान इसमें मिल जाती हैं। अतः इसमें बहुत सी अशुद्धियां जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है इसके घोलक गुण के कारण, और जल अशुद्ध हो जाता है। और पृथ्वी पर आकर भी इसमें बहुत सारी अशुद्धियां जो होती हैं वो मिल जाती हैं। जल का वर्गीकरण, पृथ्वी पर जल उपलब्ध होता है उसकी उपयोगिता व गुणों के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल क्या होता है, जो पीने में अच्छा होता है, मीठा होता है और जिसका उपयोग हम घर के कामों के लिए अच्छा मानते हैं, घर के कामों में जिसका उपयोग हम करते हैं। वस्त्र धुलाई की क्रिया के लिए भी ये जल जो है वो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इसमें साबुन जो है वो बहुत आसानी से झाग देते हैं और कपड़े की मैल या गंदगी जो है इस पानी में घुलकर साफ हो जाती है। दूसरा होता है कठोर जल। कठोर जल जो है वो उसका स्वाद पीने के लायक नहीं होता, वो मीठा नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, इस कारण से इसका स्वाद जो है वो मीठा नहीं होता। कठोर जल में, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड और कार्बोनेट होते हैं, जिनके कारण ये कठोरता इसमें देखी जाती है। और इन सॉल्ट्स के कारण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट के कारण इनकी घोलक शक्ति जो होती है, जो अपने आप में घोलने की इनकी जल की जो शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है और ये कठोर जल का रूप ले लेते हैं। इसमें साबुन नहीं घुलता और बहुत आसानी से झाग भी नहीं देता और कपड़े धोने के लिए साबुन को काफी अधिक रगड़ना पड़ता है। जल में इन लवणों की जितनी मात्रा अधिक होगी, जल की कठोरता उतनी अधिक होती जाती है, ठीक है। तो जल जो होता है दो प्रकार का हो गया, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल बहुत अच्छा होता है, इसका उपयोग हम हर काम के लिए घर में करते हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए। जबकि कठोर जल जो होता है वो उतना उपयुक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड या कार्बोनेट सॉल्ट जो होते लवण वो घुले होते हैं, जिसके कारण इस जल की कठोरता जो है वो बढ़ जाती है। ये देखिए हार्ड वाटर का स्लाइड में एक एग्जांपल दिखाया है, ग्लास में हार्ड वाटर लिखा है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड जो है जिनके कारण हार्ड वाटर हम देखते हैं। और सॉफ्टनेस का एक स्केल दिखाया गया है, जो सॉफ्ट है उसका कलर एकदम हल्का सॉफ्ट दिख रहा है और जैसे जैसे ये हार्ड होते जा रहे हैं उसका कलर जो है नीचे की तरफ डार्क होता जा रहा है। जल की कठोरता, जल की कठोरता जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस जिसे हम कहते हैं, और दूसरी होती है स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण होती है। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो यह अस्थायी कठोरता होती है। और जल की यह कठोरता उबालने जैसी सिंपल, बहुत सी साधारण सी जो विधियां होती हैं उनके द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। स्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है और ये परमानेंट हार्डनेस होती है। ये बहुत ही आसानी से रिमूव नहीं कर सकते इसको हम, इसके लिए कुछ खास या विशेष जो विधियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की जो कठोरता है उसे दूर करने की कुछ विधियां होती है, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ठीक है, जल की कठोरता को दूर करने की विधियां। तो जैसे कि हमने देखा अस्थायी कठोरता तो बहुत आसानी से उबालने वाली सिंपल मेथड से भी निकल जाती है, लेकिन स्थायी कठोरता को कुछ खास विधियों से रिमूव करना होता है, निकालना का होता है, दूर करना होता है। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड में देखते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम कुछ विधि का उपयोग करते हैं, जिससे पहला इसमें दिखाया गया है उबाल कर।
जल को उबालने से उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो विलेय बाइकार्बोनेट होते हैं वो अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं। ठीक है, अस्थायी कठोरता क्यों होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण होती है। तो जब हम इसको उबालते हैं तो इनके जो बाइकार्बोनेट जो कि घुलनशील फॉर्म में उसमें होते हैं पानी में, वो अघुलनशील फॉर्म में आ जाते, बदल जाते हैं और इनको हम छान कर फिर अलग कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूले में दिखाया गया, देखो इसका इक्वेशन जो इसमें रासायनिक क्रिया कैसी होती है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट CaHCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो ये उबलने के बाद तैयार होता है, ये अघुलनशील फॉर्म में अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसे छानकर हम अलग करते हैं। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं पानी में तो ये अघुलनशील लवण में बदल जाता है। वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस H2O वाटर बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। तो इस तरह से उबालकर हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता को ही दूर करने की जो दूसरी विधि होती है वो है क्लार्क विधि। इस विधि में अस्थायी कठोर पानी में चूने की अधिक मात्रा जो है वो मिलाई जाती है, जिससे जो घुलनशील लवण होते हैं वो अघुलनशील लवण में बदल जाते हैं, जिन्हें छानकर हम अलग कर लेते हैं। अब अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हम क्या मिलाते हैं? CaOH2 चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgHCO3 मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में हमने क्या मिलाया? प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसे हम गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है और पानी। इसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट को में चूना मिलाने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है पानी के साथ, ये जो होते हैं अघुलनशील फॉर्म में होते हैं, इनको कि हम छानकर अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से अस्थायी कठोरता को दूर करने की मुख्य रूप से दो विधि होती है, एक उबालकर और दूसरी क्लार्क विधि। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थायी कठोरता को दूर करना। स्थायी कठोरता जो कि परमानेंट हार्डनेस में आती है, जिसको कि हम आसानी से दूर नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए कुछ खास या विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मिले होते हैं, जिसके कारण की अस्थायी कठोरता जल में देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहली जो विधि है वो है सोडियम कार्बोनेट द्वारा। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म किया जाता है। घुलनशील लवण अघुलनशील लवण में बदल जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट गर्म, ये जो है वो स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो है वो भी स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें हम क्या मिला रहे हैं? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इनको मिलाने से बनता है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। और इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में हमने मिलाया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये जो होते हैं अघुलनशील फॉर्म में आ जाते हैं, इन्हें की हम छानकर अलग कर लेते हैं और पानी जो होता है वो मृदु हो जाता है, इसमें से कठोरता जो होती है वो दूर हो जाती है। दूसरी विधि है स्थायी कठोरता को दूर करने की, कैल्विन विधि। कैल्विन या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को सामान्यतः हम Na2 Na4 PO2 4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने की यह एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। स्थायी रूप से जो कठोर पानी होता है उसमें जब हम कैल्विन मिलाते हैं तो कैल्विन मिलाने पर मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस होते हैं इससे क्रिया करके एक जटिल यौगिक बनाते हैं, जो जल में रहकर कठोरता उत्पन्न नहीं करता। तीसरा है स्थायी कठोरता दूर करने की जो तीसरी विधि है वो है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट जो है वो सोडियम तथा एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। क्या होता है परम्यूटेट? परम्यूटेट सोडियम
और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है और इसे हम बोलचाल की भाषा में सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2Al2Si2O3H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है किसका? सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट। जब कठोर जल को इस परम्यूटेट से प्रवाहित करते हैं तो परम्यूटेट में उपस्थित जो सोडियम के आयन होते हैं वो वहां से निकलकर जल में आ जाते हैं और जल में आकर ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस होते हैं उनके साथ क्रिया करते हैं और उन्हें अघुलनशील लवण में बदल देते हैं और अंत में सोडियम लवण जो है, सोडियम का सॉल्ट जो है वो बचा रहता है और इन लवणों से जल में कठोरता नहीं आती। तो इस तरह से हम परम्यूटेट के द्वारा भी जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। काफी समय तक परम्यूटेट का जो उपयोग करने के बाद इसकी कार्य करने की शक्ति जो होती है, जल को छानने की या शुद्ध मृदु बनाने की शक्ति जो होती है वो कम होने लगती है। तब इस पर सोडियम क्लोराइड का घोल जो है वो प्रवाहित करते हैं और यह पुनः क्रियाशील होकर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। चौथी विधि होती है आसवन विधि। इस विधि के द्वारा भी हम बहुत आसानी से स्थायी कठोर पानी को मृदु पानी में बदल सकते हैं। आसवन विधि द्वारा जल की कठोरता दूर की जा सकती है। इस विधि में अघुलनशील अशुद्धियां जो होती हैं वो पात्र में ही रह जाती हैं और जल की बूंदें जो होती है वो संघनित होकर दूसरे पात्र में जल के रूप में जमा होती जाती हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ मेथड होती है स्थायी कठोरता को दूर करने की वो है स्टेनहोक विधि। स्टेनहोक विधि जो होती है इसमें चूने और कॉस्टिक सोडे के घोल का प्रयोग जो है कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है होस्टन मेथड। होस्टन मेथड में हम जल को मृदु बनाने के लिए इसमें बहुत अधिक मात्रा चूने की मिलाई जाती है जिससे जल की कठोरता दूर हो जाती है। तो चूने की जब हमने बहुत अधिक मात्रा में कठोर जल में स्थायी रूप से कठोर जल में चूना मिलाया तो कठोरता तो उसकी दूर हो जाती है, लेकिन फिर चूने की जो अधिकता उसमें आ जाती है, उस चूने की अधिकता को दूर करने के लिए उसमें हम चूना रहित या सादा पानी जो है वो मिलाते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इसे दूर किया जाता है। यह काफी सस्ती विधि होती है और विश्वसनीय विधि होती है। मृदु जल। मृदु जल जैसे हमने शुरू में ही देखा था, जल दो प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। तो अभी तक हम कठोर जल के बारे में बात कर रहे थे, कितने प्रकार की कठोरता होती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। इस स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर करते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां होती हैं, अब हम देखेंगे इस स्लाइड में मृदु जल या सॉफ्ट वाटर के बारे में। ये जल काफी मीठा होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट बहुत ही कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं के बराबर या फिर अनुपस्थित होते हैं। यह जल जो है पीने के साथ साथ अन्य सभी कार्यों में उपयोगी होता है और साबुन के साथ बहुत आसानी से और अच्छी तरह से झाग देता है। पानी को मृदु बनाने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कर हम उसे और सॉफ्ट बना सकते हैं, जैसे सोडा। सोडा जो हो गया ये स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को इससे दूर किया जा सकता है और ये जो होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं और इनका उपयोग भी बहुत आसान होता है। दूसरा है कॉस्टिक सोडा। ये अस्थायी कठोरता को दूर करता है और कुछ हद तक स्थायी कठोरता को भी इससे हम दूर कर सकते हैं। ये काफी शक्तिशाली होता है और इसके कारण ही इसका उपयोग जो है वो हम कम करते हैं। जब बहुत अधिक आवश्यकता हो तब हम इसे उपयोग में लाते हैं। तीसरा है अमोनिया का घोल। इसे भी पानी को मृदु बनाने में या सॉफ्ट बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। इसे बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में उपयोग में लाने से रेयॉन के तंतु की जो चमक होती है वो उसको ये नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ जो एनिमल फाइबर होते हैं, हमारे जो प्राणिज तंतु होते हैं जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, उनके भी रंग को अमोनिया का घोल जो है वो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट चौथा जो पदार्थ है जिससे हम जल को मृदु बना सकते हैं वो है बोरेक्स। बोरेक्स का वस्त्र पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यह पानी में 20 डिग्री से अधिक की कठोरता जो है उसे दूर करने के लिए उपयोगी होता है। वास्तव में बोरेक्स क्या है? साबुन के घोल की अल्कली प्रकृति को कम कर देता है जिससे वस्त्र आसानी से धुल जाता है।
ठीक है। क्या करता है बोरेक्स? बोरेक्स का क्या काम होता है? ये वास्तव में साबुन के घोल की जो क्षारीय प्रकृति होती है एक, उसको वो कम कर देता है, जिससे वस्त्र आसानी से धुल जाते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी। आज का ये व्याख्यान जो था, लेक्चर जो था, वो बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की छात्राओं के लिए पेपर 1 टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ ये बीएससी पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जल क्या होता है, जल का अध्ययन आज हमने इसमें देखा। जल कितने प्रकार के होते हैं, जल का क्या महत्व है, उसके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से ये हमें मिलता है, जल का महत्व क्या है। ठीक है। तो जल के कठोर जल होता है, मृदु जल होता है। कठोर जल का क्या प्रभाव पड़ता है धुलाई पर, जल की कठोरता को हम कैसे दूर करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने इस लेक्चर में सुनी। और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझाने की। आपको यदि कोई बातें समझ में नहीं आई या आप और कुछ इस विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।